तो कैसे हैं मेरे कमांडोज, सब के सब पूरे जोश में है या नहीं है? यस, जोश में रहना चाहिए बेटा। ठीक है, आज देखो बेटा हम बात करेंगे बायोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर कि कैसे पढ़ना है, किस तरह का सब्जेक्ट है ये। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरुआत कर रहे हैं आप, ठीक है, और वहां से हमको हीरो बनने तक जो है वो मेहनत करनी है। देखो बेटा, मेरे दिमाग में सिंपल सी बात यह कि मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और एडवांस तक पहुंचना है। ठीक है, यदि मैं बीच में से कहीं से लेवल लूंगा ना, तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो सर जो कह रहे हैं वो तो बात कुछ समझ में ही नहीं आ रही हमको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनिए। आज हम देखने वाले हैं कि एज ए सब्जेक्ट बायोलॉजी जो है वो किस तरह का है, नीट में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, और किस तरह के क्वेश्चन नीट 2025 में पूछे गए हैं, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, और पिछले 5-7 साल का जो ट्रेंड था वो पेपर ने कैसे जो है वो ब्रेक कर दिया है। अब एक्चुअली हमें समझना ये होगा बेटा कि जो नई पॉलिसी है एग्जाम की, या एग्जामिनर ने जो अपना माइंडसेट बदला है, उस पर हम अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं, कैसे अपने आप को ट्रैक पर हम लेकर आ पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी। अब तो सबसे पहला पॉइंट तो बेटा ये है कि यहां पे लिखा हुआ है 360 डिग्री। ठीक है, ये 360 डिग्री क्या शो करता है? ये शो करता है कि चारों तरफ का सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, 360 डिग्री एंगल की बात करते हैं ना हम, तो 360 डिग्री मतलब पूरा गोल घूम के सब तरफ का। 360 नंबर चाहिए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 चाहिए ना, तो आपको 360 डिग्री पूरा कवर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के आपको जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट, साइनोप्सिस वाला पार्ट, चैप्टर वाला पार्ट, एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, और स्कूल में बताई जाने वाली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, वो भी कवर आपको करनी पड़ेगी। नीट 2025 का एग्जाम काफी हद तक इवॉल्व हो चुका है, और ये एग्जाम एक ऐसी फेज में है जहां पर ये यदि आप रट कर जाएंगे, केवल आप एनसीईआरटी पलट कर जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। और दीदी भैया के युग की समाप्ति हो गई है। एक दीदी भैया का युग होता था यूट्यूब पे, जो चाहे वो एनसीईआरटी को बांच रहा है। पीडीएफ खोलो अपना और देखो बच्चों, ये होता है, ये होता है। वो युग की समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझने के लिए हमको जो है वो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, हमें डीप डाइव करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के अंदर, मतलब कॉन्सेप्ट को और गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। बायोमेंटर्स अपने इसी चीज के लिए जाना जाता है कि हम यहां पे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात करते हैं, रट्टाफिकेशन की बात नहीं करती, रट ले याद कर ले, नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो चीजें आप कर पाओगे आप। ठीक है, तो 360 डिग्री मतलब सिलेबस को हमें, मेरी बात बड़े ध्यान सुनेगा, सिलेबस को हमें 360 डिग्री कवर करना पड़ेगा, तब जाके 360 नंबर जो है वो आ पाएगा। ठीक है, याद रखिए, नीट 2025 ने यह बता दिया है कि बायोलॉजी का पेपर अब लेंदी और टफ होगा। ठीक है, नीट 25 का पेपर बायोलॉजी का काफी लेंदी पेपर था, और बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछे गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चनों की संख्या कम थी, इसलिए पेपर को हम टफ भी कह सकते हैं। हालांकि फिजिक्स के सामने तो लेवल इसका बहुत कम था, लेकिन आने वाले समय में बच्चों के लिए यह भी चैलेंज फेंकेगा, क्योंकि नीट का यह ट्रेंड रहा है, एक साल फिजिक्स टफ आएगा तो एक साल केमिस्ट्री टफ आएगा, तो एक साल बायोलॉजी बहुत ज्यादा टफ आएगा। तो वो टफनेस जो है ना, उसके लिए आपको अच्छी तैयारी बेटा करनी पड़ेगी। तो एक बार हम नजर मार लेते हैं कि इस साल हुआ क्या है, ठीक है, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। तो ये देखो, मैं आपको एकदम क्लियर एनालिसिस बता रहा हूं ये कि नीट 2025 में बायोलॉजी के पेपर का हम एनालिसिस करें तो लिविंग वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया, द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इतना बड़ा चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन आया। प्लांट किंगडम जिसको बच्चे अवॉइड करते हैं, उससे 5 क्वेश्चन आए। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आए। मॉर्फोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 1 क्वेश्चन आया है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल से 4 क्वेश्चन आए, और चारों के चारों फ्रॉग पे आए, चारों क्वेश्चन फ्रॉग पे आए। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पर 5 क्वेश्चन आए हैं। बायोमोलिक्यूल्स पर 4 क्वेश्चन आए, और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन आया सेल डिवीजन से, जहां से 3-4 आते थे वहां से एक ही आया।
फोटोसिंथेसिस से जो है 2 क्वेश्चन आया, रेस्पिरेशन से 1 क्वेश्चन आया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन आया। सोचिए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आया। एक मैचडी कॉलम की टेबल है, उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है ना, तो यहां पे इसको हमने 0 लग दिया। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से 1 ही क्वेश्चन आया, एक्सक्रीटिव से 1 क्वेश्चन आया, लोकोमोशन मूवमेंट से 1 भी क्वेश्चन नहीं है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से 1 भी क्वेश्चन नहीं है। जहां से 1 भी क्वेश्चन नहीं है वहां से एक टेबल आया है, उसमें एक एक हिस्सा उसके अंदर प्रेजेंट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से 4 क्वेश्चन आए हार्मोन वाले पोर्शन से। आप देखो, ये नोट कर लेना, दिमाग में रखना, मैं आपको इसका शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपके पास नोट्स में रहे। मेरी बात ध्यान सुनेगा, मतलब यह है कि नीट 2025 के पेपर में 11th वाले पोर्शन से क्या आया वो हमने देखा यहां पे। चलिए, मतलब मैच दी कॉलम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आया जहां पे जो है डिसऑर्डर दे रखे हैं उन्होंने, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के और लोकोमोशन के, ठीक है, एक डिसऑर्डर वाला क्वेश्चन एक आया बस। 12th वाले पोर्शन में जाए हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 5 क्वेश्चन आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन आया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 क्वेश्चन आया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन से 4 क्वेश्चन आए हैं, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस ने अपनी मोनोपोली मेंटेन रखी हाईएस्ट क्वेश्चन की, 6 क्वेश्चन आए, इवोल्यूशन से 1 क्वेश्चन आया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 क्वेश्चन आए हैं, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चन आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस से 6 क्वेश्चन आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन 4 क्वेश्चन है, अकेले बायोटेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन आया, अकेले बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट से 10 क्वेश्चन आया, आप समझ लीजिए 90 में से 10 क्वेश्चन आया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन आया है, इकोसिस्टम से 4 क्वेश्चन आए हैं, बायोडाइवर्सिटी से 2 क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब ये, यदि कोई सबसे अधिक फ्रूटफुल यूनिट रही है तो बायोटेक्नोलॉजी रही है, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस रही है, ठीक है। अब ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मैं आपको एक बार देख लो बेटा, इसको के नोट कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटी के इंडेक्स पे वहां पे नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्वेश्चन के टाइप क्या थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैच दी कॉलम वाले 11 क्वेश्चन आए, आप सोच लीजिए कि यानी मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन की संख्या 11 है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाले क्वेश्चन की संख्या 8 है, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की संख्या 5 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन संख्या में 4 है, यहां पे न्यूमेरिकल टाइप से फॉर्मूले देखने थे आपको, के मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है 18 है, डायरेक्ट वन वर्ड क्वेश्चन 34 है, सिंगल सेंटेंस वाले क्वेश्चन 7 है, डायग्राम बेस्ड 3 है। टोटल पेपर का एनालिसिस के यानी एकदम क्लैरिटी के साथ मैंने आपको बताया कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, ठीक है। और सबसे अधिक बच्चे यहां उलझे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बच्चे उलझते हैं, ठीक है, एसर्शन रीजन में बच्चे उलझते हैं, मैच दी कॉलम में बच्चे उलझ जाते हैं, ठीक है, और जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये भी कठिन होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है बेटा कि ये आधा पेपर बायोलॉजी का अच्छे खासे लेवल पे है, जो सिंगल वन वर्ड क्वेश्चन आए हैं ना ये भी अच्छे से पूछे गए, डीप सीटेड इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी के अंदर से बेटा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई हमको कि बायोलॉजी में क्या 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 एग्जाम में आया था, कितना कितना क्वेश्चन कहां कहां से आया था, और इसकी शीट भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड है आपके नोट्स वाले फॉर्म उसमें कॉलम में, ठीक है ना, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि बायोलॉजी का हमने देखा किस चैप्टर से क्या पूछा जा रहा, कितना पूछा जा रहा है। अब क्या किया इसने, पिछले 5-10 साल में जो भी ट्रेंड था ना पीवाईक्यू के अनुसार उसको पूरा उलट पुलट कर दिया है। अब पीवाईक्यू रिलेवेंट नहीं रह गए हैं, पीवाईक्यू से सिर्फ इतना है कि हमको क्वेश्चन का अंदाजा मिल जाता है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, परंतु पीवाईक्यू के आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, या पुराने क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नीट 2026 में क्या होगा। आपको हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, आपको हर चैप्टर की तैयारी अच्छे से करनी होगी, आप किसी भी चैप्टर में कोई भी रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, याद रखना। और जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो सकता है किसी चैप्टर से कुछ ही ना आए, और हो सकता है किसी चैप्टर से ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो तैयारी आपको करें, और तैयारी कोई थोड़ा हल्के लेवल पे रटने वाली तैयारी नहीं करनी है, पूरा बायोलॉजी समझकर ही पढ़ना है, हमको कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ना है, तो ही एग्जाम निकलेगा। नीट 2025 में वही बच्चा सिलेक्ट होगा जिसने बायोलॉजी बहुत अच्छा किया है और फिजिक्स करके आ गया, बस केमिस्ट्री मीडियोकर किया, निकल जाएगा।
तो पॉइंट ये है कि बायोलॉजी तो चाबी है आपकी, इसमें कोई क्वेश्चन नंबर लूज आपको नहीं करना है। अब बायोमेंटस में बायोलॉजी में क्या खास बात है, वो हम हैं, ठीक है। मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं बायोलॉजी क्यों पढ़ाता हूं, कब से पढ़ाता हूं। कई बार क्या होता है कि आदमी अपनी बात कहता नहीं है तो लोगों तक पहुंचती नहीं है। हमको अपनी तारीफ में नहीं कर रहे हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं। 1996 एग्जाम होता है, प्री मेडिकल टेस्ट, एएफएमसी एग्जाम होता है, ऑल इंडिया पीएमटी होता है। मैंने सारे एग्जाम में जो है वो अपने आप को, मैंने एम्स का एग्जाम भरा नहीं था उस साल मिनट के। एएफएमसी मेरी 11th रैंक थी, मेरी जो है वो एमपी पीएमटी में मेरी 7th रैंक थी, और मेरी जो है वो रैंक थी अपनी जो है वो जो ऑल इंडिया पीएमटी में बहुत बढ़िया रैंक थी के। तो मेरे को जो है वो एएफएमसी पुणे मिल जाता, मुझे दिल्ली का कोई कॉलेज मिल जाता, लेकिन मैंने अपनी चॉइस से मध्य प्रदेश पीएमटी से मैंने भोपाल को चुना मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक कीड़ा था कि मुझे यूपीएससी एग्जाम निकालना है, इसलिए मैंने भोपाल को चुना। एमबीबीएस किया मैंने। और 1998 में क्या हुआ, 1998 में एक घटना घटी कि 1998 में शैल दीदी जो है, शैल दीदी जो शैल मैडम है, वो उनकी मैरिज तय हो गई, और वो पढ़ाया करती थी हम सब लोग को। और उन्होंने बोला कि यार कुछ कोर्स का 2-3 चैप्टर बचे हैं, गीतेंद्र तुम अच्छा पढ़ाते हो, तुम अच्छा पढ़े थे, बॉटनी में तुम्हारे 300 आउट ऑफ 300 थे, जूलॉजी में तुम्हारे जो है वो 300 में से 285 मार्क्स थे, तुम जाकर बॉटनी का कुछ पोर्शन बच्चों को पढ़ा दो। तो 1998 में क्या हुआ कि हम एक क्लास के अंदर इंटर करते हैं जहां 20-25 बच्चे बैठे थे जो शैल दीदी पढ़ाया करती थी। शैल दीदी उस दिन नहीं आई पढ़ाने के लिए, उन्होंने उनके कोई फैमिली फंक्शन था, उन्होंने मुझे शीट दी, बोला बच्चों को जाके बांट देना, समझा पाए गीतेंद्र तो समझा देना। तो अपन ने कहा ठीक है। वहां जाके देखा अपन ने, तो सच्चाई बता रहा हूं, तो क्लास में सामने जो है 20-25 बच्चे बैठे हुए थे, सबसे सामने की 2 रो पर जो है वो 4-5 लड़कियां और 4-5 लड़कियां। उस समय हमारी उम्र थी 19 ईयर, उस समय हम 19 साल हमारी उम्र थी, ठीक है ना। आपको पता है इस उम्र में जो है वो आदमी मतलब कैसा फील करता है। अरे हाँ बस, मतलब तुमको हमने जैसे ये बोला, चेहरे पे मुस्कुराहट तुम्हारे आती है, सब दिखता है। तुम्हें क्या लगता है ऐप में दिखता नहीं? अरे भाई तो मैं तुमको देख रहा हूं, तुम्हारे पीछे लटका हुआ तौलिया भी दिखाई पड़ रहा है मेरे को। हाँ, वो देखो तकिए का पीला कवर भी दिखाई पड़ रहा है, बिस्तर पर बैठ के पढ़ रहे हो वो भी मालूम चल रहा है। तुमसे नहीं बोल रहा बेटा, दूसरे से बोल रहा हूं, ठीक है। और तुम हो तो तुम ही से बोल रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि जब सामने की रो पे 4-5-6 लड़कियां बैठी थी, तो उसमें पता नहीं क्यों आज मैं स्वीकार कर रहा हूं इतने सालों के बाद कि ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई। अपने को पढ़ाने का तो शौक बचपन से था, स्कूल में भी कभी कभी जाके बोला करते थे, वो शौक तो था, ठीक है। तो क्या देखा कि सामने की 2 रो में जो है ना, एक रो के बाद अगली रो पे तीसरे नंबर पे एक लड़की बैठी हुई है, और उसने ऊपर ऐसी चोटी बांध रखी है ऐसी, ठीक है, बहुत सीरियस, किसी पे कोई ध्यान नहीं, अपने पढ़ने में लगी हुई है। समहाउ वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी मुझे। मतलब देखो यार, अपने बचपन के राज है ना, बीवी तो मारेगी भी सुनेगी तो, ठीक है। तो अपने जो है बचपने के राज बता रहे हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव लगी। तो हमने लगा कि यार कि मतलब या मैं कुछ क्लास और ले लूंगा तो शायद ये कुछ क्लास और आए, है ना, जान पाऊं कि कौन है। नाम नहीं बताऊंगा, अभी बहुत बड़ी डॉक्टर है, नाम नहीं बताऊंगा अभी, वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, और वो इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब उसका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, उसके भी 2 बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे, ठीक है। तो प्रेम कहानी वही याद रहती है जो अधूरी रह जाती है, पूरी हो गई वो काई की प्रेम कहानी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमने सोचा चलो ठीक है, अब दीदी ने बोला तो अपन ने उसके चक्कर में पूरे मन से पेपर को अच्छे देखा, पूरे मन से जितना अपने में दम था अच्छे समझा दिया चीजों को बोर्ड पे। सारे बच्चे इंप्रेस, अपने को इंप्रेस एक ने करना था, लेकिन इंप्रेस सारे हो गए, और उस एक ने जो है वो जब जब पढ़ा रहे थे तब तब बोर्ड तब देखा उसने, उसके बाद कोई भाव नहीं डाला उसने, ठीक है कोई बात नहीं। अपन भी एमबीबीएस सेकंड थर्ड ईयर में पहुंचे थे उस समय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा जिंदगी में, ठीक है। फिर हमने कहा कि अब ये जो पोर्शन है ये तो हो गया पूरा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ना जो कुछ पोर्शन और है, तो मैं 2-3 डाउट क्लास आपकी ले लेता हूं, और इसके बाद लगेगा तो क्रैश कोर्स भी ले लूंगा आपका। हमारा इंटेंशन क्या था, आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। हमारा इंटेंशन था कि काश वो आए और मैं उससे बात कर पाऊं,
ठीक है, मैं भी बच्चा था, वो रही होगी 17 साल की, मैं रहा हूंगा 19 साल का, ठीक है, एक आध दो ड्रॉप थे उसके। फिर क्या हुआ, फिर अगली 2 क्लास लगी, वो नहीं आई। वो पोनी टेल क्या बोलते हैं इसको, चोटी के ऊपर, नहीं आई वो। मन खराब हो गया, लगा कि यार तब ठीक है, हो गया तो हो गया, अब क्या करें। अब हमने कहा कि काम करते हैं कि क्रैश कोर्स लॉन्च कर देते हैं, शायद आ जाए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अपन ने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया, कोई फीस मिस नहीं, कि बस रिवाइज कराएंगे घर पर, मेरे घर पे जब क्रैश कोर्स के लिए वो आए बच्चे, 10-15 बच्चे आ गए। अब अपन पढ़ा के गए और वहां जैसी क्लासरूम में घुसने के साथ ही देखा तो वो तो थी नहीं क्लास में, जो बाकी लोग थे क्लास के अंदर जिनमें अपना कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। कहा मुसीबत ले ली यार। अंदर गए क्लास में, पहली बार प्रोफेशनल पढ़ाने के लिए गए ना, तो हाथ पैर फूल गए। वापस आ गए, मम्मी से आके बोला हमने कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, उनको मना कर दो। मम्मी ने कहा नहीं एक बार जाके देखो। मैं गया दोबारा, बच्चों की तरफ देखे बगैर पढ़ा दिया पूरा 1 घंटा। बच्चे बोले भैया बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। दूसरी क्लास अगले दिन लगी, सब आए, वो नहीं आई। फिर 1 वीक के मैं कॉलेज में था तो सैटरडे संडे क्लास लिया करता था। अगले सैटरडे संडे पहुंचा मैं, वो आई, टेस्ट देने आई, बैठी क्लास में, टेस्ट में टॉप भी किया उसने, पहली बार नाम जाना। क्रैश कोर्स था, एग्जाम भी होने वाला था, वो आई, हर क्लास में आई। हम क्योंकि टीचर थे तो हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड व्यवहार किया, कोई ऐसी चीप हरकत नहीं की हमने जिससे कि अपना शिक्षक का वो, क्योंकि 19 ईयर भले ही उम्र हो लेकिन काम तो आप टीचिंग का कर रहे हैं ना, तो आपने अपनी गरिमा और अपनी रैपो बनाई। हमने अच्छा व्यवहार करके अपनी रैपो बनाई, इंप्रेस करने की कोशिश की हमने। एग्जाम हो गया, मध्य प्रदेश पीएमटी, सी गॉट सिलेक्टेड, सेम कॉलेज, मेरा कॉलेज उसका जिसमें मैं था। मैं 3rd ईयर, वो 1st ईयर, मैं 4th ईयर पहुंचा, वो 2nd ईयर पहुंची। फिर किसी बहाने फंक्शन में बात हुई, मुलाकात हुई, ठीक है, कहानी थोड़े आगे बढ़ी। उसके बाद कहानी जो है वो टेनिंग टेनिंग आगे बढ़ के, भैया देखो हर प्रेम कहानी का एक दुखद अंत तो होता है, और तभी वो प्रेम कहानी अमर रहती है। अब बाकी कहानी कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो मेरी कहानी है, वो तुमको नहीं बताऊंगा। लेकिन ये शुरुआत ये हुई वहां से। लेकिन तब तक मेरे को पढ़ाने का, मेरे को समझाया कि मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, तो मैंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। और उस समय फिर मैं जो है वो तब तक मेरे यहाँ पे 150-200 बच्चे पढ़ने आने लगे। और एक जमाना वो आया कि मैंने जो है 3-4 हजार बच्चे ऑफलाइन पढ़ाए। मैंने 700-700 बच्चे के साथ बैठ के बड़े से हॉल में 2 बाउंसर हुआ करते थे, ये भी दिन देखे मैंने। और मैं मेडिकल कॉलेज में था। इंटरेस्टिंग बात ये, मेरी पढ़ाई अफेक्ट ना हो जाए इसलिए मैं पूरे 5 दिन जमकर 24 ही घंटा मेहनत करता था। मैंने कभी कोई वीकेंड देखा ही नहीं मैंने अपनी मेडिकल कॉलेज की लाइफ में। सब कुछ हो गया। और उसके बाद जब लगा कि भाई फुल फ्लेड ये काम करना, वो काम भी करके देखा। फिर वापस पीजी किया, लगा कि नहीं यार बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए, मन मोनोटोनस हो गया है। पीजी किया, डायबिटोलॉजी में काम किया, फिर एज ए डॉक्टर काम किया। फिर एक दिन बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आके यहाँ पे सोचा कि इतने दिन हो गए, कोई कुछ बच्चे मिले जिन्होंने कहा सर अब पढ़ा दो एक बार, कोई पुराने बच्चे जान पहचान वाले, कोई किसी के भाई बहन रहे होंगे, तो पढ़ा दिया उठा के। यूट्यूब चैनल चल निकला अचानक से, भड़ 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 करके बच्चे आने लगे, तो बायोमेंटर्स बन गया। तो कहानी यहां से शुरू होती है। तो कई बार भगवान एक होता ना, वो आपको एक रास्ता देता चलता है कि कुछ करना क्या है आपको। मुझे नहीं मालूम कि क्यों कहानी शुरू हुई, क्या हुआ इसका, लेकिन ग्रॉक मैं यदि आपसे बोलूं, चलिए बाद में बात करता हूं ग्रॉक की। मैं अभी मेरा बायोलॉजी पढ़ाने का तरीका यह है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको चीजों को समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ग्रॉक 3 बोलता है कि बेस्ट बायोलॉजी टीचर इन इंडिया डॉक्टर गीतन सिंह का नाम दिखाता है वो। और जब कभी हम मेटा से पूछते हैं हम जो है वो चैट जीपीटी से पूछते हैं, वो भी बेस्ट बायोलॉजी टीचर इन इंडिया डॉक्टर गीतन सिंह को दिखाता है। इनका ये नाम बदलते रहते हैं, लेकिन अक्सर 90% केसेस में ये मेरा नाम दिखाता है। मतलब मैं ये मानता हूं कि मैं देश का सबसे बड़ा बायोलॉजी का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि कम से कम मुझे कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है तो पहले 100, पहले 1000, पहले 10,000 टीचर में तो होऊंगा कहीं ना कहीं मैं।
मैं नहीं मानता, मैं गूगल का जो बलून है उसको मैं नहीं मानता हूं कि ये कभी मुझे कभी किसी और को दिखा सकता है। डिपेंड करता है कितने लोग मुझे सर्च कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें इसमें है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट बायोलॉजी टीचर भले ही ना हूं, लेकिन मैं सबसे ईमानदार, सबसे डेडिकेटेड होकर मेहनत करने वाला टीचर जरूर हूं, जो कि एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी है। ठीक है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और मेरे ईश्वर की दया से मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आज तक कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। एक सिंगल क्वेश्चन सोचिए, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन जो पूछा एनसीईआरटी में से, नीट ने पहली बार पूछा, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो मैंने पढ़ाया, वो आया। कई क्वेश्चन जो है वो ऐसे डायरेक्ट मैंने बताए, वो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछे गए, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं थोड़ा स्लो चलता हूं शुरू में, फिर धीमे से स्पीड पकड़ता हूं, फिर हाई स्पीड में चलता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहले जुड़ जाएं, मुझे समझ लें, आप अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लें, आप मेरे पढ़ाने का तरीका समझ लें, मेरे बोलने का तरीका समझ लें, मेरी भाषा को समझ ले, मेरे इशारों को समझ ले, मेरे एग्जाम्पल को समझ लें। उसके बाद फिर आप और हम के बीच में सेम ट्यूनिंग हो गई है, तो बगैर बोले भी बात समझ में आएगी। मैं कहना क्या चाहता हूं वो आपके दिल में बैठ जाना चाहिए। तुम्हारे और मेरे बीच में साल भर में यदि दिल से दिल का कनेक्शन नहीं हुआ ना बेटा, तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई। एक शिक्षक वो होता है जो विद्यार्थी के दिल के तार हिला देता है। हर विद्यार्थी में सितार के समान तार होते हैं, और टीचर वो है जो सही तार हिला दे और अंदर से सफलता का संगीत बजा दे। मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में एक रिस्पेक्ट, सम्मान होना चाहिए कि मैं तुम्हें एज ए विद्यार्थी प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, तुम एज ए टीचर मुझे रिस्पेक्ट करते हो, मेरी बातों को मानते हो। वीडियो ऐप ये मत समझना, मैं सच में तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूं। ठीक है, याद रखना है कि हमें सिलेबस को की स्पीड को मेंटेन रखना होगा साल भर, हमें टाइम पे सिलेबस पूरा करना होगा, कोई भी बैकलॉग ना लगे, इन बातों का आपको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी, जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वो सब सिलेबस के अंदर है, कुछ चीजें थोड़ी बाहर से भी हैं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, चारों चैप्टर सिलेबस में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल सिलेबस में। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में नीट 2025 में ये चेंज हुआ है कि इन्होंने ना कॉकरोच पूछा ना अर्थवर्म पूछा, उन्होंने सिर्फ जो एनसीईआरटी में दे रखा है फ्रॉग, उसी पर उन्होंने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, फिर सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सिलेबस में है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में केवल 3 चैप्टर सिलेबस में, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये 3 चैप्टर ही नई एनसीईआरटी के अंदर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर नहीं है नई एनसीईआरटी में, और सिलेबस में भी नहीं है। बाकी सभी चैप्टर जो है वो सिलेबस के अंदर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन काफी कम पूछे गए, पहली बार नीट 2025 में काफी कम क्वेश्चन पूछे गए ह्यूमन फिजियोलॉजी से के, अदरवाइज तो जूलॉजी का मेन पोर्शन यही हुआ करता था। ठीक है, फिर 12th क्लास बायोलॉजी में हम आते हैं, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सिलेबस में नहीं है, पर पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा था, नई एनसीईआरटी में ये नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन सिलेबस के अंदर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सिलेबस के अंदर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सिलेबस के अंदर है, स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का एक हिस्सा बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने ऐड कर दिया है, बाकी चैप्टर को डिलीट कर दिया है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी की तुलना में। फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस सिलेबस में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन सिलेबस में। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी सिलेबस के अंदर ये है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिलेबस देखा हमने, हमको इतना ध्यान रखना है कि सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी जैसे फैमिली कंपोजिटी हो गई है, फैमिली पोएसी हो गई है, तो सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी जो एनसीईआरटी में नहीं है वो पढ़ना पड़ेंगी। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेंगे हम अपना लेवल हमेशा, हमको अपना लेवल एनटीए से ऊपर रखना है, तभी हम एनटीए को फोड़कर बेटा आ सकते हैं। ठीक है ना, जिंदगी में दो ही चीजें होती है, छोड़ दो या फोड़ दो, तुम किस तरफ है बता दो, फोड़ने वाली तरफ ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, लेक्चर का ड्यूरेशन जो है आपका 75 से लेकर 120 मिनट का होगा, डिपेंड करता है चैप्टर पर। ठीक है, आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हर संडे को होगा, आपका टेस्ट का टाइमिंग 9 AM से 9 PM के बीच होगा, 3 घंटे का टेस्ट रहेगा, डिपेंड करता है 1 घंटे की, सिलेबस जैसे से आगे बढ़ेगा 3 घंटे का टेस्ट होगा, शुरू में छोटा टेस्ट होगा आपका। ठीक है,
फिर चैप्टर का सीक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग होगा, मैं पहले से प्रोवाइड कर दूंगा, पहले से मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कि चैप्टर का सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। 100% एनसीईआरटी कवर करूंगा, नई वाली एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी है उसको मैं 100% कवर करूंगा, ठीक है। और 10% मैं अपना हिस्सा पढ़ाऊंगा भाई, तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे फर्क नहीं पड़ता है, 10% मैं वो पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में जो आपको मेडिकल में भी काम आएगा, और पेपर का लेवल यदि उन्होंने अप किया तो आपको बचा लेगा। मैं 10% मेरा वाला हिस्सा, तो फिर चूचू मत करना, ठीक है ना, समझ गए ना बेटा। मेरे साथ में आप जो है ना बाकायदा साथ में मेरी टीम बन के चलो यार, तुम मेरे दुश्मन थोड़े ना, दोस्त हो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे कमांडो हो, तुम्हें जिताना मेरा फर्ज है, तो टीम बन के काम करेंगे हम, ठीक है। मेन फोकस हमको 50 तरह की गाइड या किताबें नहीं खरीदना है, एनसीईआरटी की बुक्स मेन फोकस है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लीजिएगा, हम भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। हमारा प्लान क्या रहेगा, प्लान सिंपल सा है, खूब सारा पढ़ेंगे और खूब सारे क्वेश्चन लाएंगे, 10,000 से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करना है हमको, रिमेंबर कोई तुमको हरा नहीं पाएगा। और ये एमसीक्यू न्यू नीट एग्जाम के पैटर्न पे होंगे, मैच दी कॉलम, सिंगल सेंटेंस, कंफ्यूजिंग के मल्टी सेंटेंस, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चन, मतलब आपको जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा ये बिल्कुल न्यू फॉर्मेट में अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ये 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको, ठीक है। आपको नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, आपको बुकलेट मिलेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद आपको डीपीएस सॉल्व करना होगा, नोट्स पढ़ने होंगे, बुकलेट पढ़नी होगी, टेस्ट आपको देना होगा, और आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है समय समय पर दी जाएंगी वो भी करनी होंगी आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा प्लान ये है, अच्छे से पढ़ो, पढ़े हुए को टेस्ट करो, डीपीएस लगाकर देखो, और फिर वीकली टेस्ट की तैयारी करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा, ठीक है। हमारा वेबसाइट है biomentos.online, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर बायोमेंटस ऑनलाइन का ऐप अवेलेबल है। जिन बच्चों को ऐप में कोई दिक्कत है तो मैं कहता हूं बेटा बायोमेंटस ऑनलाइन का ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बहुत जल्दी वो आईओएस के अंदर भी जाएगा आपका। इसके अलावा विंडोज का ऐप भी बायोमेंटस का अवेलेबल है, और आपका जो है वो विंडोज के अलावा आपका जो है ये मैक का ऐप भी जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। याद रखिए टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा कोई भी नहीं है, बायोमेंटस के नाम से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलता है बेटा। कम्युनिटी जब हम लॉन्च करेंगे आपको बता देंगे हम। हैंगआउट ग्रुप बायोमेंटस का नहीं है। फेसबुक का ऑफिशियल पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक, ट्विटर का ऑफिशियल लिंक जो है नीचे अकाउंट में दे रखा होगा, ठीक है। याद रखिए आप हमेशा अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको सिर्फ एक निर्णय लेना होता है और उस पर अडिग रहना होता है, ठीक है। यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम टोटली डिफरेंट लाइफ। एक सही निर्णय लोगे लाइफ आपकी बदल जाएगी। आप मेरे पास आ गए हो, मेरे बच्चे बन के आए हो, मेरे कमांडो बन के आए हो, तो आपको एक बार बेटा दम के साथ आपको मेहनत करनी होगी। अपने आप से कहना होगा कि मैं कर सकता हूं, तो मतलब मैं कर सकता हूं। तो आज जो है बायोलॉजी का जो ओरिएंटेशन जो है बेसिकली वो आपको ये बताने के लिए है कि आपको किन अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित होना है। आपको आपके पास एनसीईआरटी की बिल्कुल नई, पुरानी एनसीईआरटी की बुक हटा देना। अब पुरानी एनसीईआरटी की बुक हटा दीजिए, बहुत कुछ बदल चुका है, तो नई बदल चुके का मतलब है कि अब आ ही नहीं रहा वो, तो न्यू एनसीईआरटी की बुक लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को डाउनलोड कर दीजिए, हम लोग भी डाउनलोड करके आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे उसका, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने घर में एक बात का ध्यान रखना है कि पुराने इस कोचिंग का मॉड्यूल ले लिया, उस कोचिंग का मॉड्यूल ले लिया, इसका ले कुछ नहीं। 25 रिसोर्सेस से पढ़ोगे तो समय बर्बाद होगा। एक रिसोर्स से पढ़ो और पूरा भरोसा रखो, एक बुक को 10 बार पढ़ोगे याद रहेगी, 10 बुक को एक बार पढ़ोगे सब भूल जाओगे। तो अब आपको पता है कि करना क्या है। करना यह है कि जो मैं कह रहा हूं उसका अक्षरश पालन करना है आपको, ठीक है। समझ गए बेटा, उसको आपको जो है वो फॉलो करना है। और जब भी कभी बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने बैठो ना, तो उसकी लिए खास बात है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम लगाओगे ना उतना तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा। जब भी क्वेश्चन लगाओ तो देखो कि बाकी ऑप्शन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे क्या आ सकता है। थोड़ा सा अपना माइंडसेट जो है ना वो एग्जामिनर के समान करो। अपना माइंडसेट डरे हुए स्टूडेंट के समान मत रखो,
अपना माइंडसेट डरे हुए स्टूडेंट के समान मत रखो, अपना माइंडसेट रखो उसके समान, जो एग्जामिनर है उसके समान माइंडसेट रखो, सब ठीक होगा बेटा। ठीक है, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि पूरे साल आपका मोमेंटम, मोटिवेशन बना रहना चाहिए। जब भी कभी दिल जो है वो लगे कि कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझसे संपर्क करें, आप मेरी टीम से संपर्क करें आप। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बेटा कि यदि आप अच्छा परफॉर्म करोगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट में, डीपीएस में, सब में अच्छा परफॉर्म करोगे ना, हम बहुत अटेंशन देंगे आप। हमको भी तो जीतने वाला चाहिए। आप बोल रहे होगे आप कि सर मैं बुरा परफॉर्म करूंगा, तो भाई देखो, तुमको मैंने पहले ही कहा आपसे, सफलता के लिए की खास बात यह है कि वो मिठास के समान होती सफलता, मक्खियां आके झूमने लगती है। सफल आदमी की पूछ परख होती है, उसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, एक दूसरे से कॉम्पीट करो सही तरीके से, कि वो इतना पढ़ रहा है, मैं इतना और पढ़ूंगा, मैं और मेहनत करूंगा। जब हम आपस में हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो आगे निकलेंगे हम। ठीक है, मुझे इतना ही कहना है कि बायोलॉजी में आप मुझ पर 100% यकीन कर सकते हैं बेटा। क्या मैं आप पर यकीन 100% कर सकता हूं? बताओ जरा कमेंट में, क्या मैं आप पर 100% यकीन कर सकता हूं कि आप जमकर मेहनत करोगे? पक्का? तैयार हो, रेडी हो? चलो मिलेंगे क्लास में। ठीक है, बाय बाय।